हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिजाब रो मेनली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर हम क्वेश्चन देखें तो प्रीवियस ईयर में दो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिससे आप इस इश्यू का रेलिवेंस समझ सकते हैं यूपीएससी के लिए। जैसे 2018 में एक एसए का क्वेश्चन आया था, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू अ मॉडर्न लाइफ। एंड जीएस पेपर 2 का इसी साल क्वेश्चन आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions। अगर हम 2018 का टाइम देखें तो उस टाइम पे ये सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो है, जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, और नवतेज सिंह जौहर केस है वो, और सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो अडल्ट्री लॉ है, और सबरीमाला केस है जिसमें सबरीमाला टेम्पल में जो वुमेन थी उनकी एंट्री से रिलेटेड केस था, उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी। और जरीकट्टू केस था, ये बुल रेस से रिलेटेड है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी का एक जो डाइकोटमी है, या जो उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है या कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको उस डिबेट को फोरफ्रंट पे आया उनकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का डॉक्ट्रिन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इंसाइंड हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, और इक्वलिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, ठीक है, लिबर्टी है। और सोशल मोरालिटी मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी सोसाइटी में उस टाइम पे क्या हम एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्मल समझते हैं, तो वो सोशल मोरालिटी है। अगर आप जैसे सबरीमाला इश्यू उठाएं तो सबरीमाला में उस टाइम पे जो लोकल्स की जो मान्यता थी वो ये थे कि हाँ, वुमेन नहीं जाएंगी टेंपल में, देवर ओके विद इट। बट जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, वो ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, और ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टर्म यूज़ किया कि भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सही नहीं है, भले ही सोशल मोरालिटी के हिसाब से वो एक्सेप्टेड था। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से जो टेंपल की जो वुमेन की एंट्री थी टेंपल में, उसको अलाउ कर दिया। और ऐसे ही डिबेट जो है आपकी होमोसेक्सुअलिटी और एडल्ट्री लॉ और जरीकट्टू में भी चल रही थी। इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है, बैकग्राउंड में ये सब चल रहे थे। जो क्वेश्चन ऐसे में आया, आप समझ सकते हैं कि वो आया, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो इस साल क्वेश्चन आया, तो उसने डायरेक्ट वो डॉक्ट्रिन ही पूछ लिया जो डिबेट चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस ये कस्टमरी मोरालिटी या सोशल मोरालिटी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया। इस वजह से डायरेक्टली हिजाब रो पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बट जो उसके बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जानना ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। और ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। प्री में आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 25 से 28 के कॉन्सेप्ट हैं जो फैक्चुअल हैं, वो जानना ज़रूरी है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जानना समझना ज़रूरी है, जो कि एसए में भी आ सकते हैं और जीएस पेपर 2 में भी आ सकते हैं, और जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी का चैप्टर है उसमें भी आता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। इस इश्यू से रिलेटेड आपको सेक्युलरिज्म जो कि इंडियन वर्सेस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो अंतर है वो जानना ज़रूरी है। फिर इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है आपके रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी की जो डिबेट है वो मैं फिर से किसी दूसरे लेक्चर में एक बार बताऊंगा। फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है जब भी कोई ऐसा इशू राइज होता है कि ये रिलीजन का पार्ट है कि नहीं। सेकुलरिज्म, ये कि इंडियन और वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टेट और रिलीजन को अलग नहीं किया गया है, बल्कि उसमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं उसको। इसमें स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अलग अलग रिलीजन पे, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। जैसे कि हम देखते हैं भी हैं कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो मौलवीज़ को भी, इमाम को या पुजारी लोगों को सैलरी देती है, या फिर रिलीजियस टूरिज्म जैसे कि अ, हज पे सब्सिडी दिया जाता है। सो इंडियन सेकुलरिज्म में जो आपके स्टेट और रिलीजन है उसके बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है।
बट वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो स्टेट है वो सेपरेट है फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप। और उसमें जो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन जो है बहुत ही क्लियर है। मतलब उसमें स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है रिलीजियस मैटर्स में। सो नेक्स्ट अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं जो कि आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 में आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है। आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन है। एंड आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आर्टिकल आपको ऐसे ही याद रखने हैं क्योंकि इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आर्टिकल 25 में जो आपके कीवर्ड्स थे जो हमने पहले डिस्कस किए, उसमें था कॉन्शियंस, कॉन्साइंस और प्रोफेशन और प्रैक्टिस और प्रोपगेट। सो कॉन्सेंस का मतलब है कि आपकी इनर फ्रीडम, कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है अपना रिलेशन अपने गॉड के साथ रखना चाहता है, उसको उसका अधिकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया हुआ है कि वो अपने कॉन्सेंस को फॉलो कर सकता है। ऐसे ही आपका राइट टू प्रोफेस है। उसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने बिलीफ को, अपने रिलीजियस बिलीफ और अपने फेथ को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है और फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है, ये उसका राइट है। थर्ड जो है वो राइट टू प्रैक्टिस है। राइट टू प्रैक्टिस में क्या है कि आप अपने रिलीजियस वर्शिप होता है, रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनीज़ हैं और जो आपके बिलीव्स और आइडिया है आपके रिलीजन के, उनको आप एग्जिबिट कर सकते हो। जैसे कि आप नमाज़ पढ़ते हो, आप आरती करते हो, कीर्तन करते हो, तो ये इसका आपको राइट है। ऐसे ही राइट टू प्रोपोगेट जो लास्ट कीवर्ड है, उसमें क्या है कि आप ट्रांसमिट और डिसिमिनेट कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीफ को अदर्स से। ठीक है, अदर्स लोगों को अपना प्रोपोगेशन के लिए कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो कि फोर्सिबल कन्वर्जन जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि जो फोर्सिबल कन्वर्जन होता है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस का वायलेट करता है। ठीक है। और दो अदर कीवर्ड्स, की पॉइंट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं वो कि आर्टिकल जो है ये दोनों रिलीजियस बिलीफ जैसे कि डॉक्ट्रिन्स हैं और रिलीजियस प्रैक्टिसेस दोनों को कवर करता है। रिलीजियस बिलीफ जैसे कि आप जानते ही हो कि जैसे बुद्धिज़्म में अलग अलग सेक्ट्स हैं, इस्लाम में हैं, तो आपके अपने बिलीफ हो सकते हैं, सूफी है जैसे कि, सबके अपने अपने बिलीफ हैं, तो उनको भी कवर करता है। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, वो रिचुअल्स, उनको भी ये कवर करता है। थर्ड पॉइंट जो है वो कि अवेलेबल टू ऑल पर्सन। आपको पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो बस सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो ऑल पर्सन, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन हो, सबके लिए अप्लाई होता है। सो जो आर्टिकल 25 है वो सभी पर्सनस के लिए एप्लीकेबल है, इट्स नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट विच वी शुड कीप इन माइंड कि ये जो राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के अंदर में है, इसमें चार कंडीशन है जो अगर इससे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो सब स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है। वो चार कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है आपको। पहला पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मोरालिटी, तीसरा हेल्थ और चौथा जो आपके फंडामेंटल, अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रोविजंस अगर उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम पे या मुहर्रम के जुलूस के टाइम पे स्टेट जो है वो टाइमिंग सेट करता है, रूट डिसाइड कर देता है, वो एक तरह से रेगुलेट करता है। तो उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। मोरालिटी, जैसे कि ऐसी कोई प्रैक्टिसेस जो आपके सोसाइटी की मोरालिटी के हिसाब से सही ना हो, तो उसको जो है जो आपकी गवर्नमेंट है या जो आपका राइट है उसके बेस पे लिया जा सकता है। ऐसे ही हेल्थ है, जैसे स्लॉटर हाउस का एक मामला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, जिसमें गवर्नमेंट एक सेफ्टी रेगुलेशंस की वजह से जो इलीगल स्लॉटर्स हाउस हैं जहाँ पे हाइजीन की प्रैक्टिसेस नहीं मेंटेन की जाती है, उनके लिए टफ रेगुलेशन लाती है, उनको बंद किया जाता है। और जो स्लॉटर बिजनेस है उसको रेगुलेट करने के लिए नए लॉ लॉ या नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। तो वो भी इश्यूज़ जो है रिलीजन से मिक्स किया जाता है और वो एक इश्यू बनता है। बट स्टेट को राइट है कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजीन के लिए जो स्लॉटर बिजनेस है उसको रेगुलेट कर सकती है। और ऐसे अदर फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वलिटी है, अगर उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कोई आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो भी स्ट्रक डाउन हो जाएगा।
इसके अलावा आर्टिकल 25 में स्टेट को पावर है रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करने का रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर कोई सेकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेस पे ही हो रही है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो आप जानते ही हैं, जैसे कोर इश्यूज़ जो हैं, जैसे कि पूजा हो गया, नमाज हो गया, ये सब चीज़ें जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल इशू है तो स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है। उसके अलावा स्टेट जो है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म ला सकता है। और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक करेक्टर के, उनको सभी क्लासेस या सेक्शन ऑफ हिंदूज़ हैं उनके लिए ओपन किया जा सकता है यहाँ। उसके अलावा एक पॉइंट जो नोट करने वाली है, जैसे अभी भी ये इशू बहुत आ रहा है हिजाब वाले केसेस में, कि सिख को कृपान रखने का, अगर कृपान रख सकते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते। तो उसमें ये भी है कि जो वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान है वो आर्टिकल 25 में ही मेंशन है कि वो प्रोफेशन ऑफ सेक्युलरिज्म का पार्ट है। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 में बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ जानने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस ये जान जाइए कि आर्टिकल 25 में जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे एक सिटीजन्स को या एक पर्सन को जो फ्रीडम दी गई है, राइट दिए गए हैं, वैसे ही रिलीजियस डिनोमिनेशंस या ग्रुप को ये पावर दिए गए हैं आर्टिकल 26 के अंदर में। ठीक है, कि वो अपने अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, उनको फ्रीडम है। ऐसे ही आर्टिकल 27 में जो आपकी रिलीजियस एक्टिविटी हैं, जो प्रमोशन के लिए रिलीजियस एक्टिविटी हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन पे छूट है। सो ये आर्टिकल 27 में स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे। और आर्टिकल 28 में जो है वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सो आर्टिकल 28 जो है वो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो एक तरह से 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट ही चला रहे हैं, जैसे स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन इन स्कूल्स में या इन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर इंडोमेंट और ट्रस्ट। तो किसी स्टेप जो इंडोमेंट या ट्रस्ट है उसने किसी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था और अभी वो जो है इंस्टीट्यूशन स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है। यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, क्योंकि ये जब बने थे तो ट्रस्ट के अंडर में बने थे, तो उसमें कंडीशन रही होगी, तो इसमें अलाउड है। थर्ड और फोर्थ जो है, तो थर्ड है जैसे कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट से। ठीक है। और चौथे जो हैं इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट से कोई मनी या कोई सब्सिडी ऐसा कुछ पा रहे हैं, कोई एड मिल रहा है उनको। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन में वॉलेंट्री बेसिस पे अलाउड है कि ऐसे स्कूल्स में जो आपका जो पर्सनस हैं वो चाहे तो वॉलेंट्री बेसिस पे, चाहे तो वो किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या जो वर्शिप हो रही हैं उसको चाहे तो अटेंड करे या ना अटेंड करे। और अगर वो माइनर है तो माइनर के केस में जो कंसेंट ऑफ गार्जियन जो होगा उसको माना जाएगा। तो ये वॉलेंट्री है। बट जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ही अलाउड नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा आर्टिकल 30 जो है वो है राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक चीज़ है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें यह कि आर्टिकल 30 ही एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे 2 तरह के माइनॉरिटीज़ का मेंशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। पहला रिलीजियस और दूसरा लिंग्विस्टिक। ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 30 का है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, स्कूल्स, कॉलेज को बना सकते हैं। अब इसमें जो माइनॉरिटी एजुकेशन होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। पहला, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से या स्टेट से रिकॉग्निशन भी ले रहे हैं और एड भी ले रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस या एड ले रहे हैं। सेकंड, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्निशन भी बस चाहते हैं गवर्नमेंट से, किसी तरह की एड नहीं चाहते हैं। थर्ड, इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स नाइदर रिकॉग्निशन नॉर एड, इनको ना रिकॉग्निशन चाहिए ना ही एड चाहिए। इन तीनों में अंतर यह है कि जो पहले 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिकॉग्निशन या एड दोनों में से कोई एक चीज़ चाह रहे हैं या दोनों चाह रहे हैं, वो जो है उनको स्टेट जो है रेगुलेट कर सकता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में स्टेट जो है सिलेबस का प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, इनकी जो कंडीशन है उनको वो रेगुलेट कर सकता है।
जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन है जिनको ना रिकग्निशन चाहिए ना ही एड चाहिए, वो जो हैं दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर। लेकिन जो जनरल लॉज हैं, जो बाकी के कानून हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, इनको वो फॉलो करना पड़ेगा। बट बाकी के जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें उनका कोई ऐसा, जैसे कि जो कोर बिजनेस है, डिसिप्लिन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, इसमें स्टेट दखल नहीं दे सकता है। तो अब हिजाब के इश्यू पे आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 25 जो है उसमें राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस का आपको राइट है। सो आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो। सो अगर आपके रिलीजन में हिजाब पहनना है तो आप पहन सकते हो, बट उसमें एक कंडीशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। सो अब हमारे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन है, सो उनके अपने नॉर्म्स है, अपने कस्टम है, और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लैसेस, अगर उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है नॉर्म्स में, रूल्स में, तो क्लैसेस हो जाती हैं, जिससे पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। और हमने पहले ही देखा है कि जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 के अंडर में, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है अगर प्रॉब्लम पब्लिक ऑर्डर की क्रिएट हो रही है तो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से। सो अब इसमें जो है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जब ऐसी कोई प्रैक्टिस पे इश्यू पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर अगर जाता है, तो वहाँ एक जो सुप्रीम कोर्ट फॉलो करती है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का डॉक्ट्रिन है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये देखती है कि उस रिलीजन में जिस प्रैक्टिस, जिस पे क्वेश्चन अराइज हुआ है, वो उस रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। जैसे कि हिजाब है, अब हिजाब अगर कुरान के हिसाब से एसेंशियल हो, जैसे कि अगर आप हिजाब नहीं पहनते हो तो आप इस्लाम या मुस्लिम नहीं माने जाओगे, तो वो एसेंशियल हो गया। तो ऐसे केस में जो हिजाब होगा उसको रिलीजन की उस प्रैक्टिस को अप्लाई, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि आप उसको कहीं भी पहन के जा सकते हो। जैसे कि सरदार लोगों में, सिखिज़म में जो टर्बन होता है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। बट अगर हिजाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में जो भी डिसाइड करे, तो उसमें अगर रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है तो उस केस उस तो हिजाब पे बैन लगाया जा सकता है इन सेकुलर इंस्टीट्यूशंस। अब इसके अलावा एक आर्टिकल 30 जो हमने देखा था कि माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अगर वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से ना ग्रांट ले रहे हैं ना रिकॉग्निशन ले रहे हैं, तो वो अपना रूल बना सकते हैं। तो वहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वहाँ पे तो वो अलाउ रहेगा। बट अगर सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उनको अपने रूल्स बनाने के अधिकार हैं इन इंस्टीट्यूशंस के। और वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। सो अगर वहाँ पे सभी अपने अपने रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को असर्ट करने लगे और फिर टिट फॉर टैट अप्रोच स्टार्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ लड़की अगर हिजाब पहन के आई और फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो सेफ्रॉन पहन के जो नारा लगने लगे, वो टिट फॉर टैट अप्रोच अपनी जो सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो ऐसे सोसाइटी में जो ये टिट फॉर टैट अप्रोच है ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इससे और इनडिसिप्लिन ही होगा और जो इंस्टीट्यूशन है पैरालिसिस, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। सो ऐसे इश्यूज़ को जो पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और इसको बहुत ही केयरफुली हमें डील करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक फंडामेंटल इशू है वो वुमेन का एजुकेशन भी है। क्योंकि गर्ल चाइल्ड अगर हिजाब को पोलिटिसाइज करेंगे और ये इशू आइडेंटिटी का बन गया, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माने या ना माने, बट जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स है, वो हो सकता हो कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उनको उन पे रोक लगा दें। सो इसमें बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है।